Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study about the slit lamp. Slit lamp यहाँ पर एक डायग्राम सा हमें गिवन है। ये पेशेंट की आई है और ये इल्यूमिनेशन सिस्टम है, यानी कि स्लिट लैम्प में एक इल्यूमिनेशन सिस्टम होता है और दूसरा जो है ऑब्जर्वेशन सिस्टम होता है और तीसरा जो है वो मैकेनिकल सिस्टम होता है। ठीक हो गया। तो ये इल्यूमिनेशन सिस्टम से यहाँ से लाइट डाली जा रही है पेशेंट की आई के ऊपर और ये बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है जो कि आई को दिखा रहा है। ठीक है, ये आई पीसेस हैं जहाँ से हम लोग आई को एग्जामिन करेंगे। The routine method of examining the outer segment of the eye is with a slit lamp. कहते हैं कि जो आउटर सेगमेंट होता है आई का, उसकी एग्जामिनेशन के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको स्लिट लैम्प कहते हैं। इट कंसिस्ट essentially of a relatively low powered binocular compound microscope. इसमें बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ होता है, ठीक है, जिसकी पावर लो होती है, हाई पावर का नहीं, विच इज़ लिंक्ड टू एन एडजस्टेबल ब्राइट लाइट सोर्स। स्लिट लैम्प के बारे में बता रहे हैं कि ये आउटर सेगमेंट की एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक माइक्रोस्कोप होता है बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसकी लो पावर होती है और ये लिंक्ड हुआ वो होता है एक ब्राइट लाइट सोर्स के साथ। ठीक हो गया। द इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉन एज slit lamp because in everyday use the illumination is arranged so that a narrow vertical slit of light is projected onto the eye. कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का नाम स्लिट लैम्प इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इल्यूमिनेशन अरेंज की हुई होती है एक नैरो वर्टिकल स्लिट में, यानी कि जो लाइट जा रही होती है वो एज अ वर्टिकल स्लिट जा रही होती है आई में, तो इस वजह से इसका नाम स्लिट लैम्प रख दिया गया है। There are several different types of slit lamp but they all share certain basic feature. कह रहे हैं बहुत किस्म की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लिट लैम्प मौजूद हैं, लेकिन इनमें जो बेसिक फीचर्स हैं वो सेम है, लाइक इल्यूमिनेशन सिस्टम हो गया, बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप लो पावर का हो गया, तो ये सारी स्लिट लैम्प में सेम ही होते हैं, लेकिन किसी में इल्यूमिनेशन सिस्टम टॉप पे होता है, किसी में इल्यूमिनेशन सिस्टम डाउन पे मौजूद होता है, तो उस बेसिस पे फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लिट लैम्प मौजूद हैं। द अलाइनमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द इल्यूमिनेशन इज सच दैट द पॉइंट ऑन विच द माइक्रोस्कोप इज फोकस कोरेस्पॉन्ड टू द पॉइंट ऑन विच द लाइट इज फोकस। कहते हैं कि जो माइक्रोस्कोप है और इल्यूमिनेशन सिस्टम जो है उनकी अलाइनमेंट इस तरह से हो कि जिस पॉइंट पे आपने लाइट डाली हुई है उसी पॉइंट को आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो। ठीक हो गया। दिस इज अचीव्ड बाय द माइक्रोस्कोप एंड द लाइटनिंग सिस्टम हैविंग अ कॉमन फोकल प्लेन। This is achieved by the microscope and the lightning system having a common focal plane. Mean to say जो इनका focal plane होगा, focus point जो होगा वो same हो। Let's suppose अगर मैंने लाइट कॉर्निया पे डाली हुई है तो माइक्रोस्कोप भी कॉर्निया के ऊपर ही फोकस मैंने किया हुआ हो ताकि मैं कॉर्निया ही देख सकूं, या फिर लाइट मैंने प्यूपिल के ऊपर डाली हुई है तो माइक्रोस्कोप भी प्यूपिल के ऊपर होना चाहिए ताकि मैं प्यूपिल को देख सकूं। तो फोकस पॉइंट उनका सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने लाइट स्क्लीरा पे डाली हुई है और माइक्रोस्कोप जो है वो आप प्यूपिल पे फोकस कर रहे हैं, तो फिर तो आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। देयर कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन आल्सो लाइज इन दिस फोकल प्लेन। कहते हैं इसी फोकल प्लेन के अंदर ही इनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मीन टू से अगर मैंने जो इल्यूमिनेशन सिस्टम है, जो लाइट बीम है वो मैंने 45 डिग्री पे डाली हुई है लेकिन कॉर्निया पे डाली हुई है, तो अब मुझे चाहिए कि उसी फोकल प्लेन के अंदर रह के मैं माइक्रोस्कोप कैसे एडजस्ट करूं कि मुझे कॉर्निया ही दिखाई दे। तो यहाँ पर MCQs वाइज अगर देखा जाए तो स्लिट लैम्प का ये कह सकते हैं कि ये आउटर सेगमेंट की एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये, इसमें कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ होता है, कंपाउंड बाइनोकुलर लो पावर माइक्रोस्कोप यूज़ होता है, दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या हो गई कि अलाइनमेंट सिस्टम होना चाहिए, सेम फोकल प्लेन में रोटेशन वगैरह होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं, अनदर कॉमन फीचर इज़ दैट देयर इज़ अ कंसिडरेबल डिस्टेंस बिटवीन द माइक्रोस्कोप इटसेल्फ एंड द पेशेंट आई। कहते हैं कि जो पेशेंट की आई है और जो माइक्रोस्कोप है उन दोनों के दरमियान में
एक स्पेसिफिक जो डिस्टेंस है वो मौजूद है। माइक्रोस्कोप बिल्कुल आई के साथ इन कॉन्टैक्ट में नहीं होता बल्कि दूर होता है पेशेंट की आई से। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रोस्कोप हैव अ लॉन्ग वर्किंग डिस्टेंस। अब ये इम्पोर्टेंट है MCQs पॉइंट से कि माइक्रोस्कोप का जो वर्किंग डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। वर्किंग डिस्टेंस किसको कहते हैं कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से जो आप काम कर रहे हो। जैसे रेटिनोस्कोप में हम कहते थे कि आप का वो डिस्टेंस जिससे आप पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर फाइंड आउट कर रहे हो या वो डिस्टेंस जिससे आप रेटिनोस्कोपी कर रहे हो। तो माइक्रोस्कोप का वर्किंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस हो गया जिससे आप पेशेंट की आई को एग्जामिन कर रहे हो। तो माइक्रोस्कोप का जो वर्किंग डिस्टेंस है वो लॉन्ग है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। द रिजल्टिंग गैप बिटवीन द माइक्रोस्कोप एंड द पेशेंट अलाउज द ऑब्जर्वर टू कैरी आउट सर्टेन मैन्यूवर्स सच एज रिमूविंग अ फॉरेन बॉडी फ्रॉम द कॉर्निया। ये हमने कल OPD में एक पेशेंट देखा था जिसका टीचर ने क्या किया था, वो फॉरेन बॉडी रिमूव किया था। तो ये वही बात बता रहे हैं कि माइक्रोस्कोप और पेशेंट की आई के दरमियान डिस्टेंस रखा हुआ है। वो डिस्टेंस किस लिए ज़रूरी है कि आप स्लिट लैम्प से देखकर पेशेंट की आई के अंदर जो फॉरेन बॉडी है वो रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज आई तो इन कॉन्टैक्ट विद माइक्रोस्कोप नहीं होती, दूर होती है। तो कल हमने ये एक केस देखा था, पेशेंट आया, उसकी आई में फॉरेन बॉडी थी जिसको सर ने स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करके और स्लिट लैम्प से देखकर वो फॉरेन बॉडी रिमूव की और हमें दिखाई। It also gives room to interpose certain optical devices, for example a plus 90 diopter lens or a 3 mirror contact lens which permit inspection of the vitreous and retina। कहते हैं इसके अलावा विट्रस और रेटिना को देखने के लिए हाई पावर जो लेंसेज हैं 90 डायोप्टर के या फिर जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट की आई में लगा सकते हैं। The microscope tubes themselves are shortened by the incorporation of prism। माइक्रोस्कोप ट्यूब्स होते हैं ना, जो आई पीस है उसके आगे ही माइक्रोस्कोप ये पूरा बना हुआ होता है सिस्टम, तो उसकी जो ट्यूब्स होती हैं उसको शॉर्ट किया जाता है। किस तरह से? उसमें प्रिज्म्स इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं विच आल्सो इन्वर्ट द इमेज वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली सो दैट इट अपीयर्स इरेक्ट एंड द राइट वे राउंड टू द ऑब्जर्वर। जो एक तो इमेज को वर्टिकली इन्वर्ट करके देता है और हॉरिजेंटली भी, ताकि एक इरेक्ट इमेज हमारे पास बने। ठीक हो गया। एग्जामिनर जो इमेज देखेगा वो इरेक्ट इमेज मिलेगी। किसकी वजह से? इस प्रिज्म की वजह से। इसी तरह अगर प्रिज्म ना होता तो हम देख रहे होते तो हमें एक इन्वर्टेड इमेज मिलती, लेकिन चूंकि बीच में ट्यूब्स के दरमियान में प्रिज्म्स इनकॉर्पोरेट हुए हुए हैं तो हमारे पास जो इमेज है वो इरेक्ट दिखाई देगी, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ बैंक ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप ऑफ डिफरेंट पावर्स is incorporated in most slit lamps to allow the magnification of the observation system to be varied। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs में अक्सर आ जाता है कि जो गैलीलियन टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का तो पता है आप लोगों को, लो विजन डिवाइस है जिससे हम लोग जो दूर की चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखाता है। ठीक है, तो ये लो विजन डिवाइस हो गया। तो गैलीलियन जो टेलीस्कोप है डिफरेंट पावर का, वो भी मोस्ट ऑफ स्लिट लैम्प्स में इनकॉर्पोरेट किया हुआ होता है, मीन उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ताकि जो मैग्नीफिकेशन है वो चेंज कर सके। समझ आ गई है? स्लिट लैम्प के अंदर एक तो प्रिज्म डाल दिया था ताकि इरेक्ट इमेज दिखाई दे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्लिट लैम्प के अंदर गैलीलियन टेलीस्कोप्स होते हैं जो कि डिफरेंट पावर के होते हैं। आपको जितनी मैग्नीफिकेशन चाहिए उसकी, क्या कहते हैं, आई के अंदर के स्ट्रक्चर्स की, लाइक कॉर्निया की, विट्रस की, रेटिना की, तो आप उसको डिफरेंट मैग्नीफिकेशन से चेंज करके आप वो स्ट्रक्चर जो है देख सकते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा टेलीस्कोप जो है वो स्लिट लैम्प के अंदर यूज़ होता है, तो वो गैलीलियन टेलीस्कोप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन है कि
A wealth of information can be gained by examining the eye properly with a slit lamp. कहते हैं बहुत सारी information हम लोग हासिल कर सकते हैं slit lamp से. Certain modification in terms of the illumination, including the use of filters, can be of considerable benefit in eliciting important physical signs. इसके अलावा इसमें filters वगैरह भी हो सकते हैं जो कि हम लोग different physical signs वगैरह देखने के लिए use करते हैं. अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Examination methods पढ़ रहे हैं. Direct focal illumination नाम से ये जाहिर है कि जिस स्ट्रक्चर पे आप लाइट डालोगे वही स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे. दिस इज़ द मोस्ट जनरली यूजफुल मेथड ऑफ इल्यूमिनेटिंग द आई. ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट जनरली यूजफुल मेथड कौन सा है एग्जामिनेशन के लिए, तो वो डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन का मेथड है. द स्लिट बीम इज़ एक्यूरेटली फोकस्ड अपॉन दैट पार्ट ऑफ द आई अंडर इंस्पेक्शन. कहते हैं आपने अगर कॉर्निया देखना है तो कॉर्निया पर ही लाइट डालो, इसको डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन बोलते हैं. यहाँ पर टेक्निक बता दी गई है. ठीक हो गया. लाइट डाली है प्यूपल के ऊपर और प्यूपल को ही माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं. ठीक है. डिफ्यूज़ इल्यूमिनेशन, डिफ्यूज़ नाम से ज़ाहिर है कि पूरा जो एरिया है उस पे लाइट जो है ना चली जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी. द बीम ऑफ लाइट इज शोन स्लाइटली आउट ऑफ फोकस अक्रॉस द स्ट्रक्चर बीइंग एग्जामिन्ड सो दैट अ लार्ज एरिया इज डिफ्यूजली इल्यूमिनेटेड. अब जो स्ट्रक्चर आपने देखना है उसके ऊपर लाइट नहीं डालनी बल्कि स्लाइटली आउट ऑफ फोकस लाइट डालनी है ताकि लार्ज जो एरिया है वो इल्यूमिनेट हो जाए. एग्जाम्पल दे रहे हैं. दिस कैन बी पार्टिकुलरली हेल्पफुल वे ऑफ लुकिंग एट द इंटीरियर कैप्सूल ऑफ द लेंस. आपने इंटीरियर कैप्सूल ऑफ द लेंस को देखना है बट डायरेक्ट जो लाइट है वो लेंस के ऊपर नहीं डालनी, थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस रखना है ताकि पूरा का पूरा जो आपके पास क्या कहते हैं लेंस है वो एपरेंट हो जाए. ये भी पूछ सकते हैं कि डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, तो इंटीरियर कैप्सूल ऑफ द लेंस देखते हैं. ओके हो गया. तो पीछे डायरेक्ट में हमारे पास जिस स्ट्रक्चर को देख रहे थे जो अंडर इंस्पेक्शन था उसके ऊपर लाइट डाली थी, लेकिन डिफ्यूज़ में थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस डाल देते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा एरिया जो है वो इल्यूमिनेट हो जाए और पूरा का पूरा एरिया जो है वो अपरेंट हो जाए. फिर इसमें हम लोग इंटीरियर कैप्सूल ऑफ द लेंस देखते हैं. ये इंपॉर्टेंट बात हो गई. ये डायग्रामेटिकली फिर से दिखा रहे हैं कि लाइट को थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस डाल दिया और फिर लेंस को देख रहे हैं और ये देखो सारा का सारा एरिया जो है वो इल्यूमिनेटेड हो गया. यहाँ पर भी लाइट जा रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे. हालांकि हमने लाइट डाली इस जगह पे थी लेकिन ये पूरे के पूरे लेंस को इल्यूमिनेट कर रहा है. लेटरल इल्यूमिनेशन, लेटरल यानी कि लेटरल साइड पे. दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स इल्यूमिनेटिंग द स्ट्रक्चर बीइंग एग्जामिन्ड बाय लाइट विच इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टिश्यू जस्ट टू वन साइड ऑफ इट. जो टिश्यू आपने देखना है मिंटू से, जो भी स्ट्रक्चर आपने देखना है उसके एक साइड पे आप लाइट डाल दो. ठीक है. तो इसको कंफ्यूज नहीं करना डिफ्यूज़ वाले से. डिफ्यूज़ में लाइट जो है वो क्या की जाती थी, थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस की जाती थी, लेकिन लेटरल इल्यूमिनेशन में क्या किया जाता है कि जो स्ट्रक्चर आप देखना चाह रहे हैं तो उससे थोड़ी सी साइड पे लाइट डालो. एग्जांपल में ये लोग बता रहे हैं कि अगर बीम ऑफ मीडियम विड्थ, बीम मतलब मीडियम विड्थ का ये मतलब है कि जो स्लिट में आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ. ये स्लिट बीम होती है यानी कि लाइट होती है, लाइट इस तरह से गई हुई होती है. ठीक है. ये सारी, तो इसकी जो विड्थ है वो आप डिक्रीज़ कर सकते हो, इसकी हाइट भी डिक्रीज़ कर सकते हो, इंक्रीज़ भी कर सकते हो. तो यहाँ पर कह रहे हैं मीडियम विड्थ का, तो मीडियम विड्थ कुछ इस तरह से होगी. ये तो मैंने थोड़ी सी बहुत ज़्यादा स्मॉल विड्थ का बना दिया लेकिन मीडियम विड्थ कहते हैं रखनी है इसमें. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेटरल इल्यूमिनेशन में जो विड्थ है वो भी कम होती है. is directed upon the margin of the pupil. The outer rim of the sphincter muscle becomes apparent. कह रहे हैं कि आपने देखना है आउटर रिम ऑफ द स्फिंक्टर मसल्स. स्फिंक्टर मसल कहाँ पर होते हैं? हमारे पास ऐसे प्यूपल होता है और यहाँ पर आयरिस होता है. ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है लेकिन बस समझ जाएं. ठीक है. तो मार्जिन ऑफ प्यूपल भी हमारे पास क्या होते हैं? स्फिंक्टर मसल्स होते हैं. ठीक हो गया. तो कह रहे हैं कि जो आउटर रिम ऑफ द स्फिंक्टर मसल है, ये वाली रिम जो है स्फिंक्टर मसल की, ये अगर आप लोगों ने देखनी है
तो आपने प्यूपल की मार्जिन पे लाइट डालनी होगी। तो लेटरल इल्यूमिनेशन का क्या मतलब है, थोड़ा सा उस स्ट्रक्चर को जिसको आपने देखना है उसके साइड पे लाइट डालो ताकि दूसरा स्ट्रक्चर अंडर इंस्पेक्शन वो प्रोमिनेंट हो जाए। Why it's not changing? ओके तो यहाँ पर लाइट डाली है प्यूपल के मार्जिन पे, बट आपको देखना क्या है, दिखाई क्या देगा, वो स्फिंक्टर मसल्स दिखाई देंगे। रेट्रोइल्यूमिनेशन, दिस इज अ मेथड ऑफ एग्जामिनिंग अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द आई बाय लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्ट्रक्चर बिहाइंड इट। मीन टू से अगर आपने एक स्ट्रक्चर देखना है तो उस स्ट्रक्चर के पीछे वाले स्ट्रक्चर पे आप लाइट थ्रो करोगे ताकि पीछे वाले स्ट्रक्चर से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होके आए और आपको आगे वाला जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे जाए। द स्ट्रक्चर बिहाइंड इज यूज्ड एज अ मिरर टू इल्यूमिनेट द पार्ट ऑफ द आई इन क्वेश्चन। मीन टू से अगर आपने कॉर्निया को देखना है तो कॉर्निया पे लाइट आपने थ्रो नहीं करनी बल्कि आइरिस पे करनी है। तो आइरिस एज अ मिरर काम करेगा और उससे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी और कॉर्निया को इल्यूमिनेट कर देगी। A good example of retroillumination is when areas of iris atrophy are identified by light which is reflected from the choroid. अगर आपने पेशेंट की आई में आयरिस एट्रोफी देखनी है तो आपने क्या करना होगा कि कोरोइड पे जो स्लिट बीम है, जो लाइट है वो थ्रो करनी है, तो कोरोइड से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी और आयरिस जो है वो इल्यूमिनेट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल याद करनी है कि रेट्रो इल्यूमिनेशन में कौन सी एग्जांपल है और लिटरल इल्यूमिनेशन में कौन सी एग्जांपल थी, डिफ्यूज में कौन सी थी। द इल्यूमिनेटिंग कॉलम ऑफ द स्लिट लैम्प शुड बी ब्रॉट टू लाई बिटवीन द ऑब्जेक्टिव lenses of the microscope so that the illuminating and viewing system are coaxial. कोएक्सियल मीन एक ही प्लेन में हो। क्या कह रहे हैं कि जो इल्यूमिनेटिंग कॉलम है स्लिट लैम्प की उसको लाना है ऑब्जेक्टिव लेंसेज ऑफ द माइक्रोस्कोप के दरमियान में। रेट्रो एल्यूमिनेशन का आपको प्रोसीजर बता रहे हैं कि लेट सपोज स्लिट लैम्प है, स्लिट लैम्प में इल्यूमिनेशन जो सिस्टम होता है, जो कॉलम होती है, उसको माइक्रोस्कोप के जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं उनके बीच में लाना होता है और फिर इल्यूमिनेट करना होता है स्ट्रक्चर्स को ताकि इल्यूमिनेटिंग सिस्टम और व्यूइंग सिस्टम जो है वो आपस में कोएक्सियल हो जाए, मीन टू से एक ही प्लेन में आ जाए और एक ही जगह पे फोकस करें। यहाँ पर देखिए रेट्रो इल्यूमिनेशन दिखाई गई है जिसमें लाइट डाली गई है। यहाँ से लाइट जा रही है और आप आईपीसेस के थ्रू स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं। स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन कहते हैं अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गेन्ड अबाउट द नेचर ऑफ अ मिरर लाइक सरफेस बाय एग्जामिनिंग द रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। जो मिरर लाइक सरफेसेस होती हैं उस पर लाइट जाती है और रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है और आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस स्ट्रक्चर के बारे में गेन कर सकते हैं। द कॉर्नियल सरफेसेस एंड द एंटीरियर लेंस कैप्सूल कैन बी एग्जामिन्ड इन दिस वे बिकॉज कॉर्नियल सरफेस और जो एंटीरियर लेंस कैप्सूल है वो मिरर लाइक सरफेसेस होती हैं, उनसे रिफ्लेक्शन होके आती है और आईपीस के ज़रिए फिर आप उनको एग्जामिन कर सकते हैं। तो स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन कौन सी होती है, मिरर लाइक सरफेसेस से जो रिफ्लेक्शन होके आती है और आप स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। बियरिंग इन माइंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द पेशेंट्स गेज इज डायरेक्टेड टू बाइसेक्ट। कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को याद करो कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्रैक्टेड रे होती है वो आपस में क्या हो जाती हैं, एक एंगल बनाती हैं और इक्वल होती है। ठीक हो गया, जिसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपस में इक्वल हो। तो कहते हैं इस लॉ को याद करते हुए आपने क्या करना है, पेशेंट की जो गेज है उसको बाइसेक्ट करना है, डिवाइड करना है माइक्रोस्कोप और इल्यूमिनेशन के ज़रिए। ठीक है, ये प्रैक्टिकली जब आप लोग देखेंगे तब आपको समझ आएगी कि किस तरह से इल्यूमिनेशन का एक्सिस और माइक्रोस्कोप का जो एक्सिस है उन दोनों को इस तरह से एडजस्ट करना है कि पेशेंट की गेज जो है वो ब्रेक हो जाए। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ इंस्पेक्टिंग द कॉर्नियल एंडोथेलियम विद द स्लिट लैम्प। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर ये दे देते हैं कि कॉर्नियल एंडोथेलियम
को इंस्पेक्ट करने के लिए स्लिट लैम्प की कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्क्लेरोटिक स्कैटर व्हेन द स्लिट बीम इज डायरेक्टेड ऑनटू द लिम्बस। लिम्बस तो जानते हैं कॉर्निया स्क्लेरल जंक्शन को बोलते हैं, ये जहाँ पर कॉर्निया ख़त्म हो जाता है और स्क्लेरा स्टार्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं जब स्लिट बीम यानी कि लाइट जब लिम्बस के ऊपर डालते हैं स्लिट लैम्प से, फॉर एग्जांपल 9 o'clock पोजीशन पे, तो होल लिम्बल एरिया जो है वो ग्लो अप हो जाता है। द मैक्सिमम ग्लो विल बी एट द 3 o'clock पोजीशन। The light from the slit beam is reflected backward and forward between the two internal limiting surfaces of the cornea, and it is scattered centrifugally all around the cornea. Centrifugally means सेंटर के इर्द गिर्द जो चीज़ मूव कर रही होती है उसको सेंट्रीफ्यूगली करते हैं। तो स्क्लेरोटिक स्कैटर में क्या होता है कि आप लिम्बस के ऊपर लाइट डालते हो 9 o'clock पोजीशन पे, तो आपके पास फुल जो होल लिम्बल एरिया होता है वो ग्लो कर जाता है, लेकिन मैक्सिमम ग्लो जो है वो 3 o'clock पोजीशन में होता है। इसमें होता है क्या है कि स्लिट बीम से लाइट जाती है और कॉर्निया की जो दो इंटरनल लिमिटिंग सरफेसेस हैं, एक बैक सरफेस होती है ना और एक फ्रंट सरफेस होती है, तो उनके दरमियान में लाइट जाके रिफ्लेक्ट भी होती है और स्कैटर्ड भी हो जाती है पूरी की पूरी कॉर्निया पे। स्क्लेरोटिक स्कैटर बता दिया, लिम्बस पे 9 o'clock पोजीशन पे लाइट डाल दिया और पूरा का पूरा जो लिम्बस है वो ग्लो हो गया, लेकिन जो मैक्सिमम ग्लो था वो 3 o'clock पोजीशन पे है। फिल्टर्स के बारे में बता रहे हैं कि स्लिट लैम्प में फिल्टर्स भी मौजूद होते हैं। द इल्यूमिनेशन सिस्टम ऑफ मैनी स्लिट लैम्प्स इनकॉर्पोरेट्स वेरियस फिल्टर्स। द ब्लू कोबाल्ट फिल्टर इज यूज्ड ड्यूरिंग एप्लेनेशन tonometry and so is commonly employed. So this is very important एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूछ सकते हैं कि एप्लेनेशन टोनोमेट्री, द ब्लू कोबाल्ट फिल्टर इज यूज्ड ड्यूरिंग एप्लेनेशन टोनोमेट्री एंड सो इज कॉमनली एम्प्लॉयड। अच्छा, एप्लेनेशन टोनोमेट्री में हम लोग ब्लू कोबाल्ट फिल्टर यूज करते हैं ना, और यहाँ पर भी ये कॉमनली यूज होता है स्लिट लैम्प में। Both the blue and the green red free filters are useful in examination of vitreous। ये भी अभी इम्पोर्टेंट है। विट्रस में हमारे पास इस पॉइंट पे मुझे समझ नहीं आई कि ब्लू कोबाल्ट फिल्टर इज यूज्ड ड्यूरिंग एप्लेनेशन टोनोमेट्री एंड सो इज कॉमनली एम्प्लॉयड। कहते हैं एप्लेनेशन टोनोमेट्री में ब्लू कोबाल्ट फिल्टर यूज होता है, एंड आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि स्लिट लैम्प पे भी ये यूज होता है ब्लू कोबाल्ट। बट अगर आपने स्लिट लैम्प से विट्रस की एग्जामिनेशन करनी है तो ब्लू और ग्रीन रेड फ्री फिल्टर्स यूजफुल हैं विट्रस की एग्जामिनेशन के लिए। दिस इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग एमसीक्यूज। ब्लू और ग्रीन फिल्टर विट्रस की एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। इनको रेड फ्री फिल्टर भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन वाले को रेड फ्री फिल्टर भी बोलते हैं। द विजिबिलिटी ऑफ द जेल स्ट्रक्चर ऑफ द विट्रस डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट लाइट बीइंग स्कैटर्ड। कह रहे हैं कि विट्रस का जो स्ट्रक्चर है वो जेल लाइक होता है और ये डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट पे। जब वो स्कैटर्ड होगी तब हमें विट्रस दिखाई देगा। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ग्रेटेस्ट व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। अगर इंसिडेंट लाइट शॉर्ट वेवलेंथ की होगी तो वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगी। लाइक अगर ब्लू हम डाल रहे हैं तो उसकी तो वेवलेंथ कम होती है, तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी और ज़्यादा अच्छे से विट्रस दिखाई देगा। हेंस ब्लू एंड ग्रीन लाइट इज स्कैटर मोर देन रेड लाइट विच इज़ ऑफ अ लॉन्गर वेवलेंथ। यही तो वजह है कि विट्रस को देखने के लिए हम रेड फिल्टर यूज़ नहीं करते, बिकॉज रेड फिल्टर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उसमें स्कैटरिंग कम होती है, तो विट्रस हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता जिस तरह से ब्लू और ग्रीन में दिखाई देता है। Another reason for putting up either a blue or a green filter when inspecting the vitreous is that under these circumstances there is a relatively dark fundus background. Okay, फर्स्ट रीज़न वो था। अभी सेकंड रीज़न ये है कि ब्लू और ग्रीन फिल्टर हम इसलिए भी यूज़ करते हैं विट्रस के इंस्पेक्शन के लिए क्योंकि इन सर्कमस्टांसिस में फंडस जो है वो हमें डार्क दिखाई देता है, बिकॉज शॉर्ट वेव लेंथ है, फंडस तक तो पहुंचेंगी ही नहीं रेज, तो हमें सिर्फ विट्रस ही दिखाई देगा। दिस डार्क बैकग्राउंड मेक्स इट मच ईजियर टू डिटेक्ट स्ट्रक्चर विद इन द विट्रस सच एज द विट्रस कॉर्टेक्स इन पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। तो
इन सर्कमस्टेंसेज में जब हमें विट्रस दिखाई नहीं, सॉरी, फंडस दिखाई नहीं दे रहा, तो हम ईजिली विट्रस डिटैचमेंट जब हो जाती है, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, तो उसमें विट्रस कॉर्टेक्स हमें दिखाई दे रहा होता है। विट्रस कॉर्टेक्स बोलते हैं पेरिफेरल सरफेस ऑफ द विट्रस को, पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द विट्रस को। द रिड्यूस्ड बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन इज ड्यू टू ओनली रिलेटिवली फ्यू रेज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द choroid. Okay, the reduced background illumination is due to only relatively few rays of shorter wavelength being reflected from the choroid. I don't know how it's reflected from the choroid. इस पॉइंट की मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर वो रेटिना तक नहीं पहुंच पा रहा, फंडस तक रेस पहुंच नहीं पा रही, तो फिर वो कोरोइड तक कैसे पहुंच पाएंगे? कोरोइड तो सेकंड लेयर है। इस पॉइंट को फिर देखते हैं। ओके, सो आई थिंक इट वाज लास्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।